कोविड-19 के चलते ओपीडीज़ को, प्राइवेट क्लिनिक्स को शुरू होने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैं ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये कहना है कि जो लोग डेंटिस्ट्स हैं या वो पेशेंट्स जो किसी भी तरीके का डेंटल सर्जरी करवा रहे हैं, किसी भी तरीके का डेंटल ऑपरेशन करवा रहे हैं, अपने दांतों की मरम्मत करवा रहे हैं, वो लोग कोविड-19 के लिए हाई रिस्क हो सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कोविड का जो इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस का जो वायरल लोड है, हाई वायरल लोड, वो सलाइवा के अंदर, ह्यूमन सलाइवा के अंदर, यानी कि जो थूक होता है उसके अंदर होता है। जब आप अपना डेंटल ऑपरेशन करवाते हैं, अपने दांत का चेकअप भी करवाते हैं, आपको मालूम है कि जो डेंटिस्ट है वो जितने भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है आपके दांतों के लिए, उस पर आपका सलाइवा भी लगता है। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि जब पूरा डेंटल प्रोसीजर होता है उसमें भी चांसेस होते हैं कि जो डेंटिस्ट है वो आपके जो है सलाइवा के कांटेक्ट में आ सकता है किसी भी तरीके से। इसीलिए ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी डेंटिस्ट हैं इस वक्त डेंटल सर्जरी कर रहे हैं, किसी भी तरीके का डेंटल ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो इन्फेक्ट ना हो कोविड-19 से, कि उन्हें मालूम ना हो कोई एसिम्टोमेटिक कोविड-19 का पेशेंट हो सकता है जिसका वो केवल उसका इलाज कर रहे हों और बाद में उन्हें मालूम भी ना चले और उन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाए। इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक जनरल गाइडलाइन इशू की है, ये कहते हुए कि कौन कौन से डेंटल प्रोसीजर्स इस समय में करने की इजाज़त दी गई है, कौन कौन से, अगर कोई हाई रिस्क ऑपरेशन है, हाई रिस्क का कोई इलनेस है, उस चक्कर में आप जो है अपनी डेंटल सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन चेकअप है उसके बारे में कहा गया है कि लोगों को भी एडवाइस की गई है कि अगर कोई नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल अगर आप अपना डेंटल चेकअप करवाना चाहते हैं तो उसे फिलहाल ना करवाएं, उसे थोड़ा टाल दें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया है। ये कहा गया है कि पेशेंट की जो ओरल कैविटी है, सलाइवा है, ब्लड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सिक्रीशंस है, यानी कि जितनी भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो ड्रॉपलेट्स है वो निकल सकती हैं, वो सभी हाई वायरल लोड कंटेन कर सकती हैं कोविड-19 की, जिसके चलते वो पेशेंट्स जो कि एसिम्टोमेटिक हैं वो कैरियर्स हो सकते हैं। और ये कहा गया है कि जितने भी पेशेंट्स डेंटल ऑफिसेज में विजिट कर रहे हों उनके लिए पूरी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि पहले भी DCI और IDA और अन्य जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डील करती हैं डेंटिस्ट के साथ, उन्होंने अन्य गाइडलाइंस जो है वो इशू की हुई हैं। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी गाइडलाइन इशू कर दी है। इन गाइडलाइंस जितनी भी डेंटल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया है उन सभी को ये कवर करती है, और ये कहा गया है कि उन्हें भी ये कवर करती है जो हेल्थ केयर वर्कर्स डेंटल एलिमेंट्स को डील कर रहे हैं रिमोट एरियाज़ में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि गांव देहात के इलाकों में भी जो लोग डेंटल प्रोसीजर्स कर रहे हैं उन्हें भी ये गाइडलाइंस कवर करती है। उसके अलावा डेंटल सर्जन्स जो प्राइमरी हेल्थ के सेंटर या फिर स्मॉल टाउन्स में अलग अलग लोकेशंस पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये गाइडलाइन है। उसके अलावा जो डेंटल सर्जन सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये गाइडलाइन है। और साथ ही में वो डेंटल सर्जन्स जो कि सिटीज़ में काम कर रहे हैं या फिर मल्टी स्पेशलिटी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये गाइडलाइन है। मैं आपको बता दूं ये कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन, यानी कि वो जोन जिसे कोई यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी सतवारी से केसेस आने के बाद सतवारी को भी जो है कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। इसीलिए जिन जिन जगहों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है उन जगहों पर डेंटल क्लिनिक्स नहीं खोले जाएंगे। साथ ही में कहा गया है रेड जोन में केवल इमरजेंसी डेंटल प्रोसीजर्स ही परफॉर्म किए जाएंगे। जम्मू की मैं बात करूं, जम्मू ऑरेंज जोन है, उसके अलावा लेकिन अगर मैं बात करूं सांबा की, सांबा भी रेड जोन में आता है। तो ऐसी जम्मू कश्मीर में भी कई सारे रेड जोन्स हैं। रेड जोन्स में जो है डेंटल प्रोसीजर्स के बारे में कहा गया है बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन ये कहा गया है केवल जो इमरजेंसी डेंटल प्रोसीजर्स हैं वही होंगे। उसके अलावा मैं बता दूं ऑरेंज और ग्रीन जोन्स को लेकर ये कहा गया है कि प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे डेंटल ऑपरेशंस डेंटल कंसल्टेशन के बाद, और ये भी कहा गया है कि इमरजेंसी और अर्जेंट ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स ही ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में भी परफॉर्म किए जाएं। अब आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 की बीमारी ये देखकर तो नहीं होगी कि भाई ऑरेंज जोन में है तो मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। जितनी भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डेंटिस्ट ही क्यों ना हो, उन्हें भी पूरी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय में किसी को भी नहीं मालूम कि कोविड-19 का कैरियर कौन हो सकता है।
तो साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी रूटीन और इलेक्टिव डेंटल प्रोसीजर्स हैं उनके लिए कहा गया है उन्हें किसी लेटर डेट के लिए डेफर कर दिया जाए। यानी कि नॉर्मल जो अगर आपके दांत की फिलिंग करनी है, जो एक प्रोसीजर है जिसे बाद में भी किया जा सकता है, तो उसके लिए आप इमीडिएटली अभी डेंटिस्ट के पास ना जाएं, उसे थोड़ा टाल लें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये कहा गया है कि क्योंकि हाई रिस्क एसोसिएटेड है ओरल कैविटी ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की एग्जामिनेशन करने के लिए, उसे भी जो है थोड़ी देर तक टाल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अब इमरजेंसी और अर्जेंट डेंटल प्रोसीजर्स है कौन से हैं जिनकी इजाजत दी गई है रेड जोन में भी, ऑरेंज जोन में भी और ग्रीन जोन में भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेंटल प्रोसीजर फॉर एसिम्टोमेटिक फॉर कोविड, ये बताए गए हैं कौन कौन से इमरजेंसी डेंटल प्रोसीजर्स आप कर सकते हैं। फास्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ फेशियल स्पेसेस, लुडविग एंजाइना, एक्यूट सेल्यूलाइटिस ऑफ डेंटल ओरिजिन, एक्यूट ट्रिस्मस। और ये इसके बारे में कहा गया है कि इसका रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और इन केसेस में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाना है और अपना प्रोसीजर कंप्लीट कराना है। उसके अलावा बताया गया है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ऑफ डेंटल ओरिजिन, यानी कि आपके दांतों से खून निकल रहा है, निकलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ऐसे में भी ये कहा गया है कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना है और इसका भी रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। उसके अलावा सेवियर अनकंट्रोल्ड डेंटल पेन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रूटीन मेजर्स, यानी कि जब आपको नॉर्मल दांत में पेन होती है, आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं, वो आपको कोई पेन किलर लिख के देता है, आप वो दवाई लेते हैं तो आपको असर हो जाता है। अगर असर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर रूटीन मेजर्स ले जाने के बावजूद भी आपकी दांत में जो सिवियर दर्द हो रही है, बहुत जोर से दर्द हो रही है और वो रुक नहीं रही, इस सिचुएशन में भी इसे हाई रिस्क माना गया है। माने कि वेरी हाई रिस्क नहीं माना गया है, लेकिन हाई रिस्क माना गया है। ट्रॉमा इन्वॉल्विंग द फेस और फेशियल बोन्स, यानी कि किसी तरीके का भी ट्रॉमा अगर आपके फेस पर होता है, मोस्टली एक्सीडेंटल सिचुएशंस में ये माना जाता है कि फेस को ट्रॉमा लगता है। अगर आप बाइक चलाते चलाते गिर जाते हैं और इमीडिएट इम्पैक्ट जो है आपके फेस पर होता है, आपके दांतों पर होता है, आपके फेस के बोन्स पर होता है, उस सिचुएशन में भी ये रिस्क लेवल वेरी हाई माना जाता है। रेडियोग्राफ्स लाइक पीएनएस, ओपीजी, सीबीसीटी इन फेशियल ट्रॉमा एंड इन मेडिको लीगल सिचुएशंस, इसका भी रिस्क लेवल हाई बताया गया है। तो ये वो सारे इमरजेंसी डेंटल प्रोसीजर्स हैं। और जहां मैं बात करूं चिल्ड्रन की, बच्चों की, तो उनके लिए भी बताया गया है, चिल्ड्रन और अडोलसेंट्स के लिए भी बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे डेंटल प्रोसीजर्स हैं जिसमें रिस्क बहुत हाई है और जिन सिचुएशन में आप जो है डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं और अपना प्रोसीजर जो है, जो भी सर्जरी करवाने की ज़रूरत है, वो आप डेंटल करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक्यूट पल्पिटाइटिस, इसका भी हाई रिस्क माना गया है। डेंटल एब्सेस, इसे भी वेरी हाई रिस्क माना गया है। डेंटोल्वियर ट्रॉमा, इसे भी हाई रिस्क माना गया है। पेन ऑफ कैविटेशन नीडिंग टेम्पराइजेशन, उसे भी हाई रिस्क माना गया है। अनअवॉइडेबल डेंटल एक्सट्रैक्शंस, यानी कि जहाँ पे आपको दांत निकलवाना है और अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, उसे भी वेरी हाई रिस्क माना गया है। ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर्स, तो इसमें इसे मॉडरेट रिस्क माना गया है, हाई रिस्क नहीं माना गया है। जो भी प्रोसीजर्स मॉडरेट रिस्क के हैं उनके बारे में कहा गया है कि अगर आप उसे डेफर कर सकते हैं, यानी कि अभी ना करवा के थोड़ी देर बाद करवा सकते हैं, 1 महीने बाद करवा सकते हैं, तो आप बाद में ही कराएं, अभी इमीडिएटली ना करें। उसके अलावा भी जो है पूरी डिटेल जो है बताई गई है कि कौन कौन से, खासकर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें अगर ट्रीटमेंट चाहिए पेरियोडोंटल कंडीशंस के लिए, तो उसका भी रिस्क हाई माना गया है। डेंटल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स रिक्वायरिंग कार्डियक सर्जरी, उसका रिस्क वेरी हाई माना गया है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स रिक्वायरिंग डेंटल केयर फॉर एक्यूट प्रॉब्लम्स, रिस्क वेरी हाई माना गया है। पेशेंट्स रिक्वायरिंग डेंटल ट्रीटमेंट फॉर रेडियोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसका भी रिस्क वेरी हाई माना गया है। जिन जिन इन कंडीशंस का रिस्क हाई या वेरी हाई माना गया है, ये वही प्रोसीजर्स हैं, इमरजेंसी और अर्जेंट प्रोसीजर्स हैं, जिसे डेंटिस्ट जो है कैरी आउट कर सकते हैं, चाहे वो रेड जोन में हो, चाहे वो ऑरेंज जोन में हो, चाहे वो ग्रीन जोन में हो। केवल कंटेनमेंट जोन के लिए कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में जो डेंटल क्लिनिक्स में वो नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपको जो कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है उस पर कॉल करनी है, आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जो भी आपकी जो दिक्कत है उसे डील किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मॉडिफिकेशंस बताई गई हैं, 3 फेजेस बताए गए हैं कि डेंटल ऑपरेटरीज को, यानी कि जिन्हें डेंटल ऑपरेशन करना है उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है उस सर्जरी के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में
पेशेंट तो एट रिस्क है ही है क्रॉस इन्फेक्शन का, साथ ही में वो डेंटिस्ट भी जो ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, रिस्क उन्हें भी उतना ही है। तो मैं आपको बता दूं, प्रिपरेटरी फेज है, इम्प्लीमेंटेशन फेज है और फॉलोअप फेज है। पहले बताया गया है कि डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके बारे में, अगर वो खुद एसिम्टोमेटिक हैं लेकिन वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उनको नहीं लगता कि वो एक्सपोज हो सकते हैं, यानी कि ना ही उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही उनके कॉन्टैक्ट में किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही उनके कॉन्टैक्ट में कोई शख्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया है, तो वो डेंटिस्ट जिन्हें श्योर है कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, उन लोगों को जो कोविड का टेस्ट है वो करवाने की ज़रूरत नहीं है अपना काम शुरू करने से पहले। लेकिन ये बताया गया है कि जो एडवाइजरी दी गई है उसमें कहा गया है कि जितने भी एसिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड कोविड केस के कॉन्टैक्ट में आए हैं, या फिर उनका इलाज उन्होंने किया है, या फिर उन्हें मेडिकल कंसल्टेशन उन्हें प्रोवाइड की है, उन्हें अपना काम शुरू करने से पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्सिस ये ज़रूर कंज्यूम करना है। साथ ही में डेंटल क्लिनिक को लेकर वेंटिलेशन और एयर मैनेजमेंट की बात की गई है कि जो स्टैंड अलोन डेंटल क्लिनिक्स हैं, यानी कि हॉस्पिटल में नहीं बल्कि स्टैंड अलोन क्लिनिक्स अगर कहीं पर हैं तो वहाँ पर एयर सर्कुलेशन कोशिश ये करनी है कि नेचुरल एयर आए, जो खिड़कियाँ हैं वो खोल कर रखनी है और फ्रीक्वेंटली खोल कर रखनी है, और साथ ही में इंडिपेंडेंट एग्जॉस्ट ब्लोअर का इस्तेमाल करके, एग्जॉस्ट फैंस का इस्तेमाल करके ये कोशिश करनी है कि जो हवा उस रूम के अंदर है वो बाहर जाए और नेचुरल हवा जो है वो अंदर आए, एयर सर्कुलेशन जो है नेचुरल एयर सर्कुलेशन मेंटेन हो सके। उसके अलावा ये कहा गया है कि जब प्रोसीजर हो रहा हो, यानी कि डेंटल सर्जरी हो रही हो, डेंटल चेकअप हो रहा हो, उस समय सीलिंग फैन का इस्तेमाल ना करें। ये कहा गया है कि जो टेबल फैन है उसे ऑपरेटर के पीछे लगाया जाए ताकि जो एयर फ्लो है वो पेशेंट की तरफ हो, यानी कि अगर उल्टा किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स होंगे पेशेंट के मुंह से वो निकलकर डॉक्टर तक भी जा सकते हैं। इसीलिए उल्टा कहा गया करने के लिए, यानी कि जो ऑपरेशन कर रहा है उनके पीछे टेबल फैन लगाया जाए ताकि जो हवा है वो पेशेंट की तरफ जाए। साथ ही में कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्ट फैन भी होना ज़रूरी है जिससे एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है हवा का मेंटेन हो सके। जहां तक एयर कंडीशनिंग का सवाल है उसके बारे में कहा गया है कि अगर स्प्लिट एसी है या फिर दूसरा विंडो एयर कंडीशन सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंट सर्विसिंग होनी चाहिए, और साथ ही में उसके फिल्टर्स को साफ करने की ज़रूरत है। जो इंडोर पोर्टेबल एयर क्लीनिंग सिस्टम है जिसमें खुद ही HEPA फिल्टर है और UV लाइट है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही में बता दूं, ये कहा गया है कि सेंट्रल AC बिल्डिंग्स जो है जहां पर रिसर्कुलेटरी सिस्टम इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, यानी कि पूरी बिल्डिंग में जो है सर्कुलर AC चलता है, वहां पर ये कहा गया है कि रिटर्न एयर वेंट्स को बंद करना, जहां पर भी जो है पेशेंट को रखा गया है, जहां पर भी सर्जरी परफॉर्म हो रही है, टेम्परेरी तौर पर वहां पर एयर सर्कुलेशन बंद करना और ये कोशिश करना कि आउटडोर एयर सप्लाई हो सके, यानी कि फ्रेश एयर जो है इस कमरे में आ सके, उसकी ज़रूरत है। जहाँ तक बात है क्लिनिक एंट्रेंस की, रिसेप्शन की और वेटिंग की, ये कहा गया है कि विजुअल अलर्ट्स आपको अपने क्लिनिक में जो है पोस्टर्स के द्वारा या किसी भी विजुअल माध्यम के द्वारा, इमेजेस के द्वारा आप बता सकते हैं कि पेशेंट्स को क्या कुछ फॉलो करना है। आप बता सकते हैं कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बताया जा सकता है, किस तरीके से मास्क पहनना है, कफ एटिकेट के बारे में बताया जा सकता है, जिस तरीके से WHO ने कहा है कि अगर आपको खांसना है तो अपना हाथ अपने चेहरे के आगे ना रखें, आप अपनी कोहनी आगे रखें, उस तरीके से आप खांसें। और मैं आपको बता दूं, ये कहा गया है कि डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड आइटम्स इन ट्रैश कैंस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं किसी ने अगर मास्क पहना है तो अपनी गाड़ी से बाहर मास्क फेंक देंगे, वो नाली के अंदर मास्क फेंक देंगे, उसके बाद उन्हें भी नहीं मालूम कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव होगा उस मास्क के अंदर जो है वो मास्क कंटामिनेटेड होगा, तो वो जहाँ पर वो मास्क फेंकेंगे वहाँ पर भी वो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो किस तरीके से उन्हें डस्टबिन में उस मास्क को, वो भी कवर्ड डस्टबिन में मास्क को डिस्पोज ऑफ करना है, वो भी ऐसे डस्टबिन में जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ होता है, वो सारे एटिकेट्स जो हैं उस पेशेंट को बताने की ज़रूरत है। इसलिए कहा गया है कि एंट्रेंस पर ही आप विजुअल माध्यमों से, यानी कि कोई पोस्टर लगाकर, कोई इमेज चिपकाकर आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या कुछ उन्हें करना है, क्या कुछ नहीं करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये भी इंश्योर करना है कि एक प्लास्टिक बैरियर हो रिसेप्शन डेस्क में और एक 2-वे स्पीकर सिस्टम हो, ताकि जो रिसेप्शन पे भी रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं वो भी कोविड के इन्फेक्शन से बच सकें। उसके अलावा ये कहा गया है सफिशिएंट 3 लेयर मास्क जो है उसकी अवेलेबिलिटी डेंटल क्लिनिक पर होनी चाहिए, सैनिटाइज़र की, पेपर टिश्यू की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए।
डिस्टेंट वेटिंग चेयर्स प्रेफरली मीटर अपार्ट, यानी कि जहाँ पर वेटिंग एरिया है, जहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में कहा गया है कि जो चेयर्स हैं उन्हें कम से कम 1 मीटर के डिस्टेंस पर होना ज़रूरी है। उसके अलावा जितनी भी ये कहा गया है कि पूरे एरिया में मैगजीन, टॉयज, टीवी, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये कहा गया है कि कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए। ऑनलाइन पेमेंट के जितने भी माध्यम है, पेटीएम है, गूगल पे है, यूपीआई है, अलग अलग माध्यमों से पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए। कोशिश ये की जाए कि करेंसी एक्सचेंज ना हो ज़्यादातर, क्योंकि करेंसी के ऊपर भी किसी पेशेंट के हाथ लगते हैं, उसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट के हाथ लगेंगे तो उससे भी कोविड का इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये कहा गया है कि चेंजिंग रूम के बारे में कहा गया है कि स्टाफ के लिए और सभी वर्कर्स के लिए चेंजिंग रूम वहाँ पर होना चाहिए ताकि वो पीपीई किट्स भी वहाँ पर पहन सके। डेडिकेटेड एरिया फॉर स्टरलाइजेशन, तो ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग, ड्राइंग, पैकिंग, स्टरलाइजेशन, स्टोरेज एंड टेस्टिंग, इन सभी चीज़ों की जो है जो पीपीई किट्स वहाँ पर पहनी जाएंगी उनकी स्टरलाइजेशन के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए, और साथ ही में बाद में उसकी डिस्पोजल की भी जगह जो है वो होनी चाहिए। ये कहा गया है कि वॉशरूम्स में सेंसर टैप्स या फिर टैप्स विद एल्बो हैंडल्स, यानी कि आपको टैप को भी हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े, अगर सेंसर टैप्स हों तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये कहा है कि टावल्स जो हैं वो आप बाथरूम में ना रखें, वॉशरूम में ना रखें, पेपर टावल्स रखें ताकि एक टावल पर कई सारे लोग हाथ लगा सकते हैं, कोई नहीं मालूम कि कौन कोविड पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए पेपर टावल्स का इस्तेमाल किया जा सके। और साथ ही में एक बिन वहां पर होनी चाहिए जो कवर्ड हो ताकि उन पेपर टावल्स को इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ भी किया जा सके। इक्विपमेंट को लेकर ये कहा गया है फ्यूमिगेशन सिस्टम होना चाहिए, हाई वॉल्यूम एक्स्ट्रा ओरल सक्शन, इंडोर एयर क्लीनिंग सिस्टम, डेंटल चेयर, वाटर लाइन शुड बी equipped with anti-retraction valves and valves, use hand pieces with anti-retraction valves only, chemical required for disinfection, appropriate PPE and ensure it is accessible to HCW, maintain a supply of all consumables related to PPE, sterilization and disinfection। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करना है ताकि उन्हें बताया जाए कि उन्हें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। हैंड हाइजीन को लेकर भी क्लियर कट बताया गया है कि क्या कुछ करना है, वो WHO गाइडलाइंस को ही कहा गया है, उन्हीं को फॉलो किया जाना चाहिए। N95 मास्क जो है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जो डेंटल क्लिनिक है उसके डिसइंफेक्शन को लेकर भी गाइडलाइन दी गई है कि जो कोविड-19 है वो एनवायरनमेंट में काफ़ी घंटों के लिए और दिनों तक के लिए भी सर्फेसेस पर सर्वाइव कर सकता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डेंटल क्लिनिक है उसे भी डिसइंफेक्ट किया जाए। ये कहा गया है प्रेमिसेस एंड एरियाज पोटेंशियली कंटामिनेटेड विद द वायरस टू बी क्लीन्ड बिफोर देयर रीयूज, यानी कि जहाँ पर सर्जरी की जाती है उस एरिया को तो डिसइंफेक्ट करना ही है, बाकी एरिया जिस तरह से वेटिंग रूम या बाकी वो सारे एरियाज जहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर कोरोना वायरस का वायरस जो है वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, उन सभी एरियाज को रेगुलरली डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर ये कहा गया है फ्लोर्स को लेकर भी कहा गया है डिटर्जेंट और फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करके जो है पोछा लगाने की ज़रूरत है ताकि उससे क्लीनिंग की जाए। बाकी जो सरफेसेस हैं वहाँ पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड और डैम्प डस्टिंग जो है उसे करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन फेज़, ये फेज़ 1 था, प्रिपरेटरी फेज़, जहाँ पर केवल ये बताया गया था कि आपको रेडी कैसे करना है अपने क्लिनिक को खुलने से पहले और बाकी वर्कर्स को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है। सेकंड नंबर पर आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। अब जब आपने सर्जरी करनी है तो करने से पहले आपको क्या कुछ करना है। पहली बात ये कही गई है कि टेली कंसल्ट और टेली स्क्रीनिंग, आप फ़ोन के ज़रिए या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए या फिर ऑनलाइन जो भी माध्यम है बिना पेशेंट के कांटेक्ट में आए पहले आप कोशिश करें कि आप उन्हें समझाएं कि आप उनसे समझें कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है पेशेंट के साथ वो टेली स्क्रीनिंग होना चाहिए। फिर ये कहा है कि आपको भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री और सिम्टम्स अगर उन्हें सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के हैं तो वो जानने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर उन्हें फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, रनी नोज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपको एनालाइज करने हैं कि अगर आपके पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स हैं फिर आपको अलग तरीके से प्रोसीजर करना है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस है तो ये कहा गया है कि आपको 3 वीक तक
अपने इस कंसल्टेशन को डिले करना है। अगर किसी भी पेशेंट को ये सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं तो आप 3 हफ्ते तक कोशिश करें कि आप उनका प्रोसीजर ना करें। है तो आप प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पीपी किट पहननी है और बाकी पूरे हाइजीन का ख्याल रखना है। डेंटल हिस्ट्री और रिमोट ट्रायज, ये कहा गया है कि आप ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग करें और पहले ही जानें उनसे कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स वो जो पेशेंट है वो फेस कर रहे हैं। डेंटल ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है, जो अर्जेंट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है वो आप दें, और ये भी इंश्योर करें कि उनको भी मालूम हो कि इस ट्रीटमेंट के साथ क्या कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। जो प्री अपॉइंटेड पेशेंट्स हैं केवल उन्हीं को जो है क्लिनिक एंटरटेन करें, और जो बाकी लोग हैं उनके बारे में कहा गया है कि उन्हें रिमोट या इलेक्ट्रॉनिक वे से जो है उन्हें ट्रीट करने की कोशिश की जाए अगर पॉसिबल हो सकता है तो। फिर ये कहा गया है कि पेशेंट्स क्या कुछ कर सकते हैं डेंटल क्लिनिक में आने से पहले। ये कहा गया है कि वो घड़ी ना पहने हाथ में, और या उनकी बॉडी पे कोई ज्वेलरी है तो वो ना पहने, और कोई एडिशनल एक्सेसरी जैसे बैग्स हैं वो अपने साथ कैरी ना करें। उनसे ये कहा गया है कि वो कोशिश करें कि वो घर से ही वॉशरूम होकर आएँ ताकि उन्हें डेंटल क्लिनिक पर वॉशरूम में ना जाना पड़े। उनसे ये कहा गया है कि वो अपना माउथ वॉश से अपना जो माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, और उसके अलावा ये कहा गया है कि वो फेस मास्क पहने जब तक वो क्लिनिक पर पहुंचते हैं। क्लिनिक पर पहुंचने के बाद भी जब तक उनका प्रोसीजर नहीं होता वो फेस मास्क पहने रखें। बॉडी टेम्परेचर के बारे में ये कहा गया है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें एंटर करते ही। इस तरीके से पूरा प्रोटोकॉल जो है वो बताया गया है, और ये कहा गया है कि और ये बताया गया है कि पेशेंट को डिस्चार्ज किस तरीके से करना है। पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बारे में ये कहा गया है कि डिस्चार्ज करते समय भी उनसे कहा जाना चाहिए कि वो पहले अपने हाथ धोएं, उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं वो वापस लें, और उसके बाद ये कहा गया है कि पूरे हैंड हाइजीन को फॉलो करने के बाद और ये इंश्योर करने के बाद कि वो बिल्कुल सिम्टोमेटिक नहीं है, उसके बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए। फिर ये कहा गया है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक पेशेंट के जाने के बाद भी ये कहा गया है कि वापस से डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है और उस पूरे एरिया को जो है डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। क्लिनिक के क्लोजर के लिए भी कहा जा रहा है कि जिस समय क्लिनिक को बंद करने की बात आती है उस समय भी क्लिनिक को डिसइंफेक्ट किया जाए, फॉगिंग का इस्तेमाल किया जाए, और ये कहा गया कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनसे भी फॉलो अप किया जाए, उनसे ये जाना जाए कि क्या जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स उस डेंटल क्लिनिक पर काम कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्या उन्हें किसी तरीके के सिम्टम्स शो हो रहे हैं। और पेशेंट के साथ भी जो टेलीफोनिकली है 24 घंटों के अंदर अंदर बात करने की कोशिश डेंटल जो जितने भी डेंटल क्लिनिक पर स्टाफ है उन्हें करनी है। उन्हें एक बार कॉल करके 24 घंटों में पता करना है कि क्या उन्हें कोई सिम्टम तो नहीं शो हो रहे, क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो ये फॉलो अप जो भी है ये भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब बात आती है डेंटल ऑपरेशंस की। तो ये पूरी गाइडलाइन मैंने आप तक पहुंचाई कि क्या कुछ करना ज़रूरी है। डेंटल क्लिनिक्स को खुलने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन केवल वही प्रोसीजर्स जो इमरजेंसी है, अर्जेंट है, उन्हीं को करने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये इस तरीके की सिचुएशन है जिसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैल सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा हैं, इसीलिए पूरी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है उन सभी डेंटिस्ट को जो इस समय चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हों चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है काम कर रहे हों। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, और भी कोई खबर होगी तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे।